हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और इसमें चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है भारत की नदियां और झीलें। इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि हमने पिछली क्लास में समझा था कि भारत की नदियों को हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक जो अरब सागर में जाती हैं उसे अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाएगा। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाएगा। और जो नदियां किसी समुद्र में न गिरकर जमीन में ही खत्म हो जाती है उसे कहा जाएगा अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र। पिछली क्लास में हमने अरब सागर के अपवाह तंत्र की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जैसे कि सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी किस तरफ है? भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी नामक सागर। अब इसमें पहली इंपॉर्टेंट नदी है गंगा नदी। हम सभी ने नाम सुन रखा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय और बहुत ज़्यादा पवित्र नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत आती है। इसे भारत की सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इसे भारत की सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इस नदी के चारों तरफ कुछ इंपॉर्टेंट सभ्यताओं का विकास हुआ है, इसीलिए इसे भारत की सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आए, भारत की सभ्यता का पालना किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा नदी उद्गम कहां से होती है, मतलब निकलती कहां से होती है? ये गंगोत्री हिमनद के पास गौमुख नामक जगह है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, वहां से निकलती है। तो गंगा नदी का उद्गम क्या है? उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद, उसके पास है गौमुख, वहां से गंगा नदी निकलती है। उद्गम पर इसे गंगा नहीं कहा जाता है, इसे भागीरथी नदी कहा जाता है शुरुआत में। और जब देवप्रयाग नामक जगह पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन हो जाएगा, संगम हो जाएगा, तब कहा जाएगा गंगा। तो शुरुआत में इसका नाम है भागीरथी और देवप्रयाग पर अलकनंदा से मिलने के बाद यह नदी क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी जब आगे बढ़ रही होती है तब पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह पर एक बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। पिछली क्लास में हमने समझ लिया था बांध क्या होता है। नदी के पानी को रोककर इकट्ठा किया जाता है और अलग अलग कामों में उसे यूज लिया जाता है, जैसे कि सिंचाई के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, वन रोपण के लिए, चारागाह क्षेत्र के विकास के लिए। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में इस गंगा नदी पर फरक्का बांध बना हुआ है और यहां से गंगा के 2 हिस्से हो जाते हैं, 2 भागों में ये बट जाती है। एक भाग हुगली नदी कहलाता है और दूसरा भाग पद्मा कहलाता है, जो कि बांग्लादेश में चला जाता है। और इस हुगली नदी पर एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह बना हुआ है। भारत का प्रमुख बंदरगाहों में से एक बंदरगाह बना हुआ है कोलकाता बंदरगाह। अब ये गंगा नदी समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? कोई भी नदी जब बह रही होती है तो अपने साथ वो चट्टानों को काटते हुए चलती है, उन चट्टानों का मलबा लेते हुए चलती है। जब ये समुद्र के पास पहुंचती है और इसकी स्पीड धीरे हो जाती है तब ये अपने साथ लाए गए मलबे को वहां इकट्ठा कर देती है, तो उसी चीज को कहा जाता है डेल्टा। तो गंगा जब समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है तो उसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा एक ही बात है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 51,300 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बड़े क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगर गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो यह 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एग्जैक्ट बोला जाए तो 2510 किलोमीटर है। और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? नदी की सहायक नदियां जिन जिन क्षेत्रों से पानी लेकर आती है वो उसका कहा जाएगा प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र। तो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? 9,51,600 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़े प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत
आ जाता है गंगा का अफवाह क्षेत्र। अब गंगा नदी जब आगे बहेगी तो इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलेगी, उन्हें कहा जाएगा गंगा की सहायक नदियां। अब गंगा की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसमें हमें डायरेक्शन देखना होगा कि वो बाएं तरफ से आ रही है या दाएं तरफ से आ रही है। मतलब कि जैसे कि ये नदी आगे बढ़ रही है, मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है, तो बायां और दायां हिस्सा, ये बायां और ये दायां हिस्सा, ये दायां हिस्सा दक्षिण से आ रहा है और ये बायां हिस्सा उत्तर से आ रहा है। तो कौन कौन सी नदियां आ रही है बाईं ओर से और दाईं ओर से? बाईं ओर से आ रही है रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। और दाईं ओर से कौन सी मिल रही है? यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर नदी। बाईं ओर से रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, और दाईं ओर से यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। इन सब नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी को थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ये कहां से निकलती है? ये यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। और प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज कहा जाता है, इस प्रयागराज पर गंगा और यमुना का मिलन हो जाता है। अब यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि चंबल, जो कि मालवा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से आती है, काली सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की। यमुना खुद किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अब गंगा की एक और इंपॉर्टेंट सहायक नदी है कोसी। तो ये गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक है। ये बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का दुख कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग बदल देती है, और मार्ग बदलने की वजह से जो भी क्षेत्र इसके अफवाह क्षेत्र में आ जाते हैं, उनमें हर साल, लगभग हर साल बाढ़ आती है। तो इसमें बाढ़ आने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। क्यों? क्योंकि अपना मार्ग बदल देती है और आने वाले क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती है। अब गंगा नदी तंत्र के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहां से उद्गम होती है? कैलाश मानसरोवर से, जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है, जो कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है। ये तिब्बत में 1100 किलोमीटर बहती है और फिर ये आ जाती है भारत में। भारत में कौन से राज्य से एंट्री करती है? ये अरुणाचल प्रदेश से। ये अरुणाचल प्रदेश, यहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री कर रही है। लेकिन इसके और दूसरे भी नाम है, जैसे कि तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, इसे दिहांग कहा जाता है। इस दिहांग नदी में दूसरी नदियां मिल जाती है, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, मुख्य रूप से असम में। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंगा की सहायक नदियां भी देखी थी हमने, इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि लोहित है, दिबांग है, सुबनसिरी है। ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये बांग्लादेश में बहकर पद्मा और मेघना के साथ डेल्टा बनाती है। मैंने बताया था गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, तो इसी के बारे में ये बात हो रही है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत के जांगम में एक बांध बना हुआ है, चीन बांध। तो चीन बांध कहां बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर? तिब्बत के जांगम में। यह चीन की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। यह पन बिजली क्या है? पानी से बिजली बनाना, पानी से बिजली बनाना पन बिजली कहलाता है। तो यह चीन की सबसे बड़ी पन बिजली योजना है। 2.5 अरब किलोवाट विद्युत उत्पादन करती है, बड़ी मात्रा में यह बिजली पैदा करती है। हालांकि यह आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना पन बिजली घर है। पूरी दुनिया में सबसे ऊंची हाइट पर बना हुआ पन बिजली घर कौन सा है? ये चीन बांध तिब्बत के जांगम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चूंकि ये बांध नदी को रोककर बनाया है, नदी का पानी वहीं पर इकट्ठा हो गया है, इसीलिए पूरी ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की आवक थोड़ी कम हो गई है। पानी को रोक दोगे तो आगे नदी का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, तो भारत को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियां देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां मतलब, प्रायद्वीप मैंने बताया था, भारत का ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है,
चूंकि तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम देख तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ही रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी नदियां देखेंगे अब जो यहां प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, एक है कावेरी और पेन्नार। इसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट नदियां देखनी है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है महानदी। महानदी कहां पर है? इस मैप में देखिए, ये महानदी है, प्रायद्वीपीय भारत में बह रही है और जाके किस में मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। ये महानदी पैदा कहां से होती है? उद्गम कहां से होता है इसका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक पहाड़ी है, सिहावा पहाड़ी, वहां से ये महानदी पैदा होती है। ये करीब 858 किलोमीटर लंबी है। ये आंकड़ा इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उससे पहले ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट नदी है अपनी गोदावरी नदी, जो कि इस प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदी में से एक है। ये भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी गंगा, दूसरी इंपॉर्टेंट नदी ये गोदावरी। कहां से पैदा होती है? ये महाराष्ट्र में जगह है नासिक, और नासिक में त्र्यंबकेश्वर से ये पैदा होती है। ये करीब करीब 1465 किलोमीटर लंबी है। ये आंकड़ा हमें याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? पेनगंगा, वेनगंगा, मंजरा या फिर मंजरी। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी, इसीलिए इसकी सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, मंजरा, ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हो। ये राजमुंद्री नामक एक जगह है, उसके निकट इसकी धारा 2.75 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। मैंने बताया था आपको कि कोई भी नदी अपने साथ लाए गए मलबे को जब लेकर चलती है, जब ये समुद्र के पास पहुंच जाती है तो इसकी स्पीड धीरे हो जाती है और ये चौड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार ये गोदावरी नदी जो है वो राजमुंद्री के पास 2.75 यानी कि करीब करीब 3 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और यहीं से इसका डेल्टा शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, कृष्णा। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी भारत में गंगा, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा। ये उद्गम कहां से होती है? ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट? पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। अब इस तुंगभद्रा के बारे में थोड़ी सी बातें हम देख लेते हैं। ये तुंगभद्रा कहां से पैदा होती है? ये पश्चिमी घाट के गंगा मूल चोटी से। पश्चिमी घाट हमने 17वें चैप्टर में, चैप्टर नंबर 17 में पश्चिमी घाट की बात की थी। भारत के दक्षिण के पश्चिम में बहुत सारी पहाड़ियां हैं जिसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से यह नदी निकल रही है तुंगभद्रा। ये तुंग और भद्रा नदियों से कुदाली में बनती है। एक नदी आती है तुंग, एक आती है भद्रा, दोनों कुदाली नामक जगह पर मिल जाती है, तब यह नदी क्या कहलाती है? तुंगभद्रा। और इस नदी में मगरमच्छ बड़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसको तमिलनाडु में पोन्नी कहा जाता है। पोन्नी क्या मतलब होता है? सोना। पोन्नी किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। पोन्नी का मतलब क्या है? सोना। अच्छा, ये पैदा कहां से होती है? इसका उद्गम क्या है? ये कुर्ग नामक जगह पर एक जगह है ताला कावेरी, वहां से ये पैदा हो रही है। और कावेरी नदी को महानदी और कृष्णा से जोड़ा जाने की संभावना बनी हुई है। तो ये थी भारत के अफवाह तंत्र की वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार हमने अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजें जैसे कि झीलों के बारे में देखने वाले हैं, राजस्थान के अफवाह तंत्र को डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें पढ़ी वो आज ही रिवाइज कर डालो। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।